हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स में। जैसे मैंने पहले ही बोला है, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में आपके सिलेक्शंस में, प्रीलिम्स क्लियर करने में और प्रीलिम्स के बाहर होने में। तो करंट अफेयर्स को 3 to 4 टाइम जरूर आप रिवाइज कर जाएँ, ठीक है। तो चलिए पहला जो है वह देखते हैं, विच टू कंपनीज साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सलेट इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन। तो कौन से दो कंट्रियों के बीच में अभी MOU साइन किया गया है, क्यों? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये BSNL है और दूसरा जो है वह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये दोनों के बीच में जो है वह अभी MOU साइन किया गया है। ये नुमालीगढ़ कहाँ पे रिफाइनरी? ये आसाम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है UPPCS में काफ़ी बार पूछा है कि एक रिफाइनरी, डिफरेंट रिफाइनरी जो इंडिया के कोने कोने में है उसके बारे में। तो उसमें से एक नुमालीगढ़ है, ये कहाँ पे? आसाम में है, याद रखना है, आसाम। और ये जो करार हुआ है, MOU क्यों हुआ है? ये दोनों मिलकर जो है फर्स्ट जो है एस्टैब्लिश करेंगे 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। किस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए? रिफाइनरी सेक्टर को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आसाम जो है, आसाम की बात आई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अभी न्यूज़ में भी था। सबसे लार्जेस्ट रिवर जो आइलैंड है, द्वीप है, वो कहाँ पे है? वो है मजुली में। कहाँ पे है? मजुली कहाँ पे है? मजुली जो है वो आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। कौन से रिवर में है? ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच न्यू फैसिलिटी हैज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडेड टू रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। तो अभी जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में जो है वह कौन सी फैसिलिटी ऐड की है? ये है ऑटो बिड फैसिलिटी। ऑटो बिड फैसिलिटी ये क्या है? ये जो है बेसिकली ये इनेबल कर देता है रिटेल इन्वेस्टर को ऑटोमेटिकली बिड प्लेस करने के लिए प्राइमरी ट्रेजरी बिल ऑक्शन। तो प्राइमरी ट्रेजरी बिल ऑक्शन को जो है वह बिडिंग के लिए ऑटोमेटिकली जो है वह ये इनेबल कर देगा। देखिए नीचे पॉइंट भी है, दिस न्यू फैसिलिटी इज रिलेटेड टू विच इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये है रिलेटेड है ट्रेजरी बिल से, ठीक है। नेक्स्ट है RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो है वह, उसके अंदर जो है वो रेपो रेट कितना रखा गया है इस बार? तो रेपो रेट है 5.5% है अभी। RBI का मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसमें जितने भी इसके टूल्स हैं, लाइक रेपो रेट हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसका रेट वो हर टाइम जारी करते हैं। तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछता है, अक्सर नहीं पूछता, लेकिन ना ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट क्या है आपका। तो रेपो रेट आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट जो है वह द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स लोन्स फ्रॉम द RBI से जो जिस रेट पे जो है वह कमर्शियल बैंक लोन लेता है उसी को हम रिवर्स ये रेपो रेट कहते हैं, और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट केप्ट एट। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है? 5.25% रखा गया है। तो ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये रिसेंटली 2022 में जो है वह RBI के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका ये है क्या आखिर? तो ये जो है वह कोलेट्रल फ्री इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर RBI एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड मैनेजेस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी होता है वो RBI ले लेता है, ठीक है, उस पर वो इंटरेस्ट देता है। तो उसी को जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है ये, और बैंक रेट कितना है? ये है आपका 5.75% रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? ये जो है इट अलाउज बैंक्स टू बोरो फंड ओवरनाइट फ्रॉम द RBI एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो हायर इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वह RBI से लोन लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो RBI ने जो है वो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के लिए कितना रखा है? ये रखा है 6.5%। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ देता है। देखिए RBI का डेटा हो गया, वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। RBI लोअर फाइनेंशियल ईयर 26 CPI
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फोरकास्ट। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहने की संभावना है, यह है 3.1%। विच पोजीशन डिड इंडिया अचीव एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो एविएशन के दुनिया में जो है वह इंडिया का रैंक कितना है, ये है इंडिया का रैंक जो है वह 5th है। कितना है, 5th है। कितने पैसेंजर लगभग जो है वह ट्रैवल करते हैं लाइक 2024 में, तो लगभग जो है वह 2.211 मिलियन। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसके द्वारा जो है वह ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और ठीक है, 5th रैंक था इंडिया का। 211 मिलियन पैसेंजर जो है वह इंडिया का आपका लास्ट 2024 में थे टोटल 211 मिलियन। ये जो रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लाया जाता है, तो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इंडिया का पैसेंजर ग्रोथ रेट कितना रहा है, 11.1%। इंडिया ने जो है किसको सरपास कर दिया है, ये जापान को सरपास किया। इससे पहले जो है 5th रैंक पर जापान था, अभी जो है इंडिया आ गया है। नंबर 1 जो है वह लार्जेस्ट एविएशन मार्केट कौन सी कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, चूँकि वो डेवलप कंट्री है तो वहाँ का जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फ्लाइट से चलते हैं। इससे याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा मार्केट है चूँकि डेवलप कंट्री है। अभी जो है वह रिसेंटली रिपोर्ट लाया गया है जिसका नाम है अनलॉक अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट। तो ये जो है वह नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टारगेट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल्स बाय 2030। तो 2030 तक जो है वह इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट ये शेयर कितना रहने वाला टोटल व्हीकल्स में इंडिया में, 30% जो लगभग जो है टोटल है। 100 व्हीकल अगर इंडिया में चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसमें 30 जो है वह 2030 तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। तो ये प्रोजेक्ट किया गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेयर सोल्ड इन इंडिया इन 2024। तो 2024 में जो है वह कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग सेल किए गए हैं, 2.8 मिलियन। कितने, 2.8 मिलियन। By how much did India foreign exchange reserve increase in July 2025। तो जुलाई 2025 में जो है वह $2.7 बिलियन जो है वह बढ़ गया इंडिया का फॉरेन रिजर्व। तो व्हाट इज योर टोटल रिजर्व आफ्टर द इंक्रीज। तो अभी जो है वह टोटल रिजर्व कितना है, $698.19 बिलियन। अभी जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था 13 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि टोटल जो रिजर्व जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का कितना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कितना है, $698.19 बिलियन। अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अगर आपको ये भी पता होगा 698 या 700 बिलियन डॉलर के आसपास है तो आप मार्क कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। व्हाट वाज द टोटल लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट। तो इसमें जो है वह फॉरेन करेंसी एसेट कितना है, $588.93 बिलियन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो है वह कंट्रीब्यूशन इसमें किसका है, फॉरेन करेंसी एसेट का। लाइक डॉलर हो गया, येन हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, तो ये सारे का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा है। व्हाट वाज द टोटल लेवल ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो गोल्ड रिजर्व का कंट्रीब्यूशन कितना है, $85 बिलियन। व्हाट वाज द टोटल लेवल ऑफ IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो IMF का जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, $18.8 बिलियन। हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI डिड इंडिया रिसीव इन अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 में जो है वह FDI कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $8.8 बिलियन आया है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब पता होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है फॉर लाइक कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में, हाँ, उसके लिए जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन FDI इन्फ्लोज बिटवीन 2020-24। तो इंडिया का जो है वह ग्लोबल रैंकिंग FDI इन्फ्लोज में कितना है। तो इंडिया का रैंक जो है वह 16th रैंक है। कितना है, 16th रैंक, याद रखना है 16th रैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इंडिया का रैंक। हाउ मच ग्रीनफील्ड डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट डिड इंडिया अट्रैक्ट बिटवीन 2020-24। तो डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट में इंडिया ने कितना अट्रैक्ट किया है लास्ट 4 ईयर्स में, 2020 से 24 तक। तो ये जो है वह डिजिटल इकोनॉमी में
$114 billion, $114 billion। डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड क्या हो, जो भी डिजिटल चीज़ें जो हैं लाइक कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, 4G 5G, ये सारी चीज़ें में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी उसको कहा जाएगा। विच इंस्टीट्यूशंस लॉन्च द सक्षम निवेशक यानी एम्पावर्ड इन्वेस्टर कैंपेन। तो एम्पावर्ड इन्वेस्टर कैंपेन यानी सक्षम निवेशक कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये तीनों मिलकर जो है वह सक्षम निवेशक कैंपेन जो है वह लॉन्च किए हैं। विच फॉर्मर IDBI बैंक चेयरमैन एंड रिनाउंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69। तो अभी जो है वह IDBI के फॉर्मर चेयरमैन जो रहे हैं उनका निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? TN मनोहरन, TN मनोहरन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन मार्च 2025। RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च कितना रहा? तो वो है 493.22। नेक्स्ट है, वाई वाज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डेवलप। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्यों डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे कंट्री में जो है वह जितने भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लाया गया था। ठीक है। हाउ मच टैरिफ डिड डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस ऑन इंडिया। तो इंडिया पे जो डोनाल्ड ट्रंप, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो कितने अनाउंस किए हैं? पहले 25% लगाया था, अभी जो है 50% लगा दिए हैं। ठीक है, USA का टैरिफ। अब कल की न्यूज़ है वो, उन्होंने जो है वो इंडिया के पेटेंट ड्रग्स पे भी जो पेटेंट ड्रग्स है, ब्रांडेड ड्रग्स है, उस पर वो 100% लगा दिया गया है टैरिफ। तो ये भी चलते रहेगा, ये टैरिफ वार चल रहा है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। और टारगेट यही होता है कि कितना डरा कर कितना निगोशिएट कर ले। तो कंट्री का, अमेरिका का टारगेट वही है, और चूँकि वो डेवलप कंट्री है वो मैनिपुलेट कर सकता है। व्हाट वाज रसिया शेयर इन इंडिया ऑयल्स इम्पोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो रसिया का शेयर जो है इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स में कितना है? तो 35% जो है हम लोग जो है टोटल ऑयल इंपोर्ट का हम लोग रसिया से लेते हैं। यही ऑब्जेक्शन किए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने बोला है कि रसिया से जो है आप तेल का इंपोर्ट नहीं करें। विच सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैरिफ। तो कौन सा सेक्टर जो है इंडिया का टैरिफ से टैरिफ एग्जाम्पशंस मिला है? एक स्मार्टफोन्स, मेडिसिन एंड एनर्जी। बट मेडिसिन अब हट चुका है, क्योंकि मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन पे नहीं लगा टैरिफ, लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन में जो है वह टैरिफ कल का न्यूज है वो लग चुका है। हु साइंड एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज। तो अभी जो है वह क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को जो है वह इम्प्रूव करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच में? डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट एंड NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों के बीच में जो है वो एक करार, एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, मेरा टारगेट है कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं होना है, अपने आप को ज़्यादा डाइवर्ट भी नहीं होना है, और जो इम्पोर्टेंट है वो आप कवर कर लीजिए बस। विच रेनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन पास्ड अवे। तो बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है ये, लॉर्ड मेघनाथ देसाई। ये लंदन में रहते थे, वहाँ पे इनका डेथ हो गया, लॉर्ड मेघनाथ देसाई। ये आर्टिकल भी आता है ना टाइम्स इंडिया में, काफ़ी पहले से लिखते भी थे। व्हेन डिड द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट। तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वह 2025 कब से इफेक्ट हो गया? ये 1 अगस्त 2025। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक वाज इंक्रीज फ्रॉम 8 years टू हाउ मेनी ईयर्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो है वह टेन्योर को पहले 8 साल हुआ करता था डायरेक्टर का टेन्योर, अभी वो बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। व्हाट इज़ द न्यू लिमिट फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो नया लिमिट कितना है? 2 करोड़। अर्लियर लिमिट ऑफ 5 लाख, अभी जो है वह
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वह उसका लिमिट इंक्रीज कर 2 करोड़ कर दिया गया है। देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब मिलता है, जब जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है वह कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है या फिर मोर देन 20% जो है वह वोटिंग राइट्स होता है कंपनी में, तो उस समय जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसी को कहते हैं। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल को जो है जो 20% से ज़्यादा एटलीस्ट 20% प्रॉफिट जो है वह कंपनी में बनाता है। ठीक है, देयरफॉर ही होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो इसी को हम लोग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जून 2025? तो ग्रोथ रेट कितना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का? अभी जो है वह 1.5% है। व्हाट वाज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट इन जून 2025? तो अभी जो है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है 3.9%। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट वाज द माइनिंग आउटपुट ग्रोथ रेट इन जून 2025? तो जून में जो है वो माइनिंग आउटपुट ग्रोथ रेट कितना रहा है? ये रहा है -8.7%, यानी बहुत ही ख़राब। व्हाट वाज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रोथ रेट? तो ये भी जो है वह -2.6% रहा है। अकॉर्डिंग टू, देखिए पूरी तरह से हर डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए ये थोड़ा टफ पड़ेगा, बट एक बार पढ़ लीजिएगा तो एक अंदाज रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अभी थोड़ा सा लो चल रहा है, माइनिंग आउटपुट में ग्रोथ जो है वो थोड़ा निगेटिव चल रहा है। तो जो ऑप्शंस आप देखेंगे उससे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा भी आइडिया रहेगा ना, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मार्क्स इंक्रीज करने के लिए प्रीलिम्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले, बाई व्हेन विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो इंडिया का जो है वो कब जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? तो बाई 2028 जो है इंडिया, अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया का अभी, और बाई 2028 इंडिया विल बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, पर कैपिटा इकोनॉमी में नहीं, पर कैपिटा इकोनॉमी में हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन चूंकि हमारी कंट्री बड़ी है तो इसलिए जो है वो बड़ा नंबर्स दिखता है, तो इसलिए एक बड़ा इकोनॉमी के रूप में जो है हमारा अभी 4th रैंक है वर्ल्ड में। फर्स्ट है आपका यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड है जर्मनी और 4th है इंडिया अभी। व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी बाय 2035? तो बाय 2035 तक जो है इंडिया का एस्टिमेटेड जीडीपी कितना होने वाला है? तो $10.6 ट्रिलियन का इकोनॉमी जो है हमारा हो जाएगा। Which country will India surpass in 2021 to become the 3rd largest economy? ऐसा मैंने बताया 2028 तक जो है वो जर्मनी को सरपास कर देगा, अभी इसका रैंक 3rd है। फिर इंडिया अभी 4th इंडिया का, बाद में वो 3rd पे हो जाएगा बाई 2000, किसको सरपास करेगा? जर्मनी को। What will be India's share in global GDP by 2029? तो ग्लोबल GDP जो है वह उसमें इंडिया का शेयर 4.5% हो जाएगा बाई 2029। व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2025? अभी जो है एज पर IMF डेटा अभी हमारा साइज है $4.19 ट्रिलियन का। हम लोग का इकोनॉमी कितना है? व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अभी जो इंडियन इकोनॉमी है 4.19 ट्रिलियन डॉलर का है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये पूछ देता है कभी कभी कि हमारा इकोनॉमी कितना है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर। विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो FTA जो है अभी किसके साथ साइन किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ब्रिटेन के साथ जो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्रॉम व्हेन हैज़ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेंबर कंट्रीज बिन अनाउंस्ड विल बी इम्प्लीमेंटेड? तो कब से जो है वह इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स कंट्रीज के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है? ये 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन EFTA ग्रुप? तो कौन कौन से कंट्रीज जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है, उसमें आइसलैंड आते हैं, लिचेनस्टीन आते हैं, नॉर्वे आते हैं और स्विट्जरलैंड आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पूछ सकता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं? तो इसमें आइसलैंड हो गया, लिचेनस्टीन हो गया, नॉर्वे हो गया एंड स्विट्जरलैंड हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल,
व्हाट इज एस्टिमेटेड एवरेज CPI इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट जो है वह कितना रहने वाला है अगले साल, तो ये 4% के आसपास, ठीक है, जो क्रिसिल ने प्रिडिक्ट किया है। लेबर ब्यूरो हैज़ मेड विच ईयर द न्यू बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल लेबरर। तो लेबर ब्यूरो ने अभी जो है वह नया बेस ईयर जो है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रूरल लेबर के लिए जो है वह और एग्रीकल्चर लेबर के लिए नया बेस ईयर घोषित किया है, वो है 2019। इससे पहले क्या था 2011-12, अभी उसको 2019 जो है वह नया बेस ईयर जो है वह डिक्लेयर किया गया है। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर, देखिए बेस ईयर मान के ही ना कोई भी डेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई भी बेस, जैसे 2011-12 पहले था, अभी जो हो गया 2019 के उस बेस पे जो है वह नया जैसे 2022 में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, या फिर जो है वह प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है 2024 में, तो एक बेस आपको मानना पड़ता है, ठीक है। मैथ्स में आप समझेंगे, कैलकुलेट करने के लिए एक बेस मानना पड़ता है। जैसे 100 हम लोग कैसे मानते हैं परसेंटेज के लिए, उसी तरह से तो एक बेस ईयर होता है। तो उसी तरह से बेस ईयर भी नया बेस ईयर हो गया 2019। न्यू CPI एग्रीकल्चर लेबरर एंड रूरल लेबरर सीरीज रिप्लेस्ड विच ओल्ड सीरीज। तो ये 2011-12 जो है बेस ईयर कॉमन डेटा के लिए है, बट CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के लिए जो था पहले 1986-87 था, ठीक है। 1986-87 को चेंज कर 1919 हो गया, ठीक है। 2011-12 इसके लिए नहीं था, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये 1986-87 ये चेंज कर 2019 कर दिया गया है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के लिए किया गया है, ये जो इंडेक्स है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स वेयर रिकॉर्डेड थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इंडिया इन जून 2025। तो कितना IMF के द्वारा जो है वो एक डेटा निकाला गया है कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं UPI के द्वारा इंडिया में। तो ये जो है वो 18.39 बिलियन। सोचिए कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हर कोई आजकल पेटीएम यूज कर रहा है, UPI भीम UPI यूज कर रहा है, ठीक है, दुकान वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर हर जगह। तो इसीलिए इतना नंबर, डिजिटल इंडिया का हम लोग का गोल था वो देखिए पूरा होते नज़र आ रहा है। व्हाट वाज द ट्रांजेक्शन्स वैल्यू थ्रू UPI इन जून 2025। तो लगभग जो है वह कितना का ट्रांजेक्शन है पूरे UPI के द्वारा, लगभग 24.03 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इकोनॉमी का जो पार्ट है हम लोगों ने कवर कर दिया है, करंट अफेयर्स का जो भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है हम लोग साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो सेक्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे जो है कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड की जाती है आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।